हेलो गाइस व्हाट्सअप। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो क्लास 12th का यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट का पार्ट नंबर 1 है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो ये कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में यहां पर लिखा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सो इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। I repeat again guys, it is an annual financial statement of expected government receipts and expenditure during the fiscal year। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो हर साल बनाया जाएगा। तो गवर्नमेंट हर साल अपना बजट प्रेजेंट करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो रिमेंबर, जिसमें गवर्नमेंट अपना सारा लेखा जोखा रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किसकी बात करेगा? ऑफ द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट। रिमेंबर, एक्सपेक्टेड का मतलब जो अभी तक हुआ नहीं है पर होने वाला है, और आप पहले से उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं। किस चीज का एस्टिमेशन? ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। कि गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आने वाला है, दैट इज द रिसीट, और कहां पर पैसा जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। और कब जाने या आने वाला है? ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के पास जहां से भी पैसा आने वाला है और जहां पर भी पैसा जाने वाला है, उससे जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज नोन एज द गवर्नमेंट बजट। यहां पर ऑलवेज रिमेंबर, हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये बात करें कि लास्ट हमारा बजट आया था लेट्स सपोज 1 Feb 2020 को, तो 1 Feb 2020 को जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया, उस बजट में हम बात करेंगे कि आने वाले फिस्कल ईयर में, आने वाला फिस्कल ईयर जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से और फिनिश होगा 31 मार्च 2021 को। तो आपने ये एक्सपेक्ट किया कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आने वाला है और कहां पर जाने वाला है, उसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द गवर्नमेंट बजट। तो अगला सवाल जो आपका आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर। तो मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया। फिस्कल ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर जो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और फिनिश कब होगा? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, एंड दैट इज द फिस्कल ईयर। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिनिश होता है ऑन द 31 मार्च, और बजट हमेशा इसी फिस्कल ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास आता है छोटी मगर खास बातें, कुछ चीजें जो छूट जाती है। पहला सवाल ये कि क्या बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रेजेंट करता है? तो द आंसर इज नो। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करता है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी बजट प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये दोनों गवर्नमेंट बजट क्यों प्रेजेंट करते हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने सबसे पहले लिखा आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन required the central government to prepare the annual financial statement। तो आर्टिकल नंबर 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट प्रेजेंट करना चाहिए। और याद रखिएगा, जो बजट प्रेजेंट करते हैं वो पूरी कंट्री का बजट होता है, और उस बजट को हम यूनियन बजट बोलते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है, दैट इज फॉर द एंटायर कंट्री, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनियन बजट। इन द सेम ऑर्डर कौन प्रेजेंट करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। और कहां पर करेगा? लोकसभा एंड राज्यसभा में। सो आई रिपीट अगेन, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल बजट प्रेजेंट करना चाहिए, और जो बजट वो प्रेजेंट करेगी वो यूनियन बजट होगा। कौन प्रेजेंट करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। कहां करेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सामने।
इन द सेम ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना बजट बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 202। और याद रखिएगा वो कहां पर प्रेजेंट करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप विधानसभा कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट। नेक्स्ट वन मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, और इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की। थर्ड वन हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। द नेक्स्ट वन मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और लास्ट में हम बात करेंगे रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। So let's start with the first objective of the government budget, and the name is the reallocation of resources. That is the most important topic according to the examination purpose. So let's start with. जब आप बात करते हैं reallocation of resources, तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि reallocation का मतलब क्या होता है। रीएलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा करना, और किसका बंटवारा करना है, रिसोर्सेज का। तो किस पर्पज से हम करते हैं पहले वो मेंशन किया है मैंने लिखा इट इज अ प्रैक्टिस टू मेक द बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। देखिए गवर्नमेंट हमेशा दोनों पर्पस के लिए काम करती है। हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमी को चलाना है, और हमारे लिए वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन भी एक एम है जो हम सोशल प्रायोरिटीज के लिए करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है कि दोनों प्रायोरिटीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना। आप प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वेलफेयर भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो ये सब होगा कैसे, तो मैंने यहां पर बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट्स में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो गुड्स को हमेशा 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। या तो वो गुड्स हमारी सोसाइटी के लिए बैड हो सकते हैं, या तो वो सोशली यूजफुल हो सकते हैं। जो सोशली बैड गुड्स होते हैं, लाइक अगर हम लिकर की बात करें, सिगरेट्स की बात करें, या ड्रग्स की बात करें, तो गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि इन चीजों के प्रोडक्शन को डिस्करेज करना है। और डिस्करेज करने के लिए आप क्या करते हैं, इनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाते हैं। सिंपल सी चीज है कि जिन्हें आप डिस्करेज करना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल होता है, हैवी टैक्सेस लगाकर। इन द सेम ऑर्डर जो चीजें आपके लिए सोशली यूजफुल होती हैं, आप चाहते हो उनके प्रोडक्शन को एनकरेज करना, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, टैक्स कंसेशन देकर या सब्सिडीज ऑफर करके। और फर्स्ट 2 पॉइंट मैंने यहीं पर कैटेगराइज किया। मैंने फर्स्ट वन लिखा कि जो चीजें हमारी सोसाइटी के लिए इंजूरियस टू हेल्थ होती हैं, दैट मीन्स कि जो हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ होती हैं, जो सोशली बैड गुड्स होती हैं, गवर्नमेंट हमेशा उसके प्रोडक्शन को डिस्करेज करता है। और कैसे डिस्करेज करता है गाइस, हैवी टैक्सेस लगाकर। तो जो चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उसे कैसे डिस्करेज करें, हैवी टैक्सेस लगाकर। और किन चीजों के ऊपर लगाया जाता है, लिकर हो गया, सिगरेट्स हो गया, एक्सेट्रा। इन द सेम ऑर्डर जो चीजें आपकी सोसाइटी के लिए यूजफुल होती हैं, उसे आप एनकरेज करना चाहते हैं। और एनकरेज कैसे करेंगे, सब्सिडीज और टैक्सेशन कम करके। तो याद रखिएगा, टैक्स कंसेशन आप दे सकते हैं और सब्सिडीज आप ऑफर कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, याद रखिएगा, टैक्स कंसेशंस। जैसे कि हमारे पास खादी है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीजें हैं, इन्हें एनकरेज करना, और जो खराब है उन्हें डिस्करेज करना। इसी तरीके से गुड्स को आप 2 और तरीके से कैटेगराइज करते हैं। देखिए, एक गुड्स होता है प्राइवेट गुड, एक होता है पब्लिक गुड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है गाइस, पब्लिक गुड्स होता है जो हर किसी के लिए होता है, लेकिन प्राइवेट गुड किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है। जैसे ये मार्कर मैंने परचेज किया है, तो ये सिर्फ मेरे लिए हेल्पफुल है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट गुड। लेकिन जो रोड्स हम लोग यूज करते हैं वो हर कोई यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड वो होता है जो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, और उसके लिए आपको कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी होती। ऑलवेज रिमेंबर, आपने कहा हम टैक्स देते हैं तभी तो गवर्नमेंट रोड्स बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट उसे रोड पर चलने से रोक देगी। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होता है जिसके लिए आप कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते। तो रोड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो देखिए, गवर्नमेंट या तो खुद इन चीजों का प्रोडक्शन कर सकती है, या तो वो प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ एनकरेज कर सकते हैं। और यही स्कीम आजकल चलती है जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर पब्लिक गुड्स के लिए दो चीजें कर सकती है, और उसी दो चीजों की बात मैंने यहां पर की। इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, या तो गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन कर सकता है, मैं खुद ये काम शुरू कर दूं कि मैं लोगों के लिए रोड्स बनाऊं, मैं हॉस्पिटल बनाऊं, मैं स्कूल्स बनाऊं। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन कर सकती है अगर प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है तो। सवाल ये उठता है कि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो जब किसी चीज में प्रॉफिट कम दिखता है तो प्राइवेट सेक्टर नानुकुर करने लग जाते हैं कि जी अपने बस का नहीं है काम करना, आप खुद ही देख लो। सो दैट इज द मेन रीजन कि प्राइवेट सेक्टर के पास या तो कैपिटल नहीं होता, या तो उनके लिए वो बिजनेस अनप्रॉफिटेबल होता है। तो दैट्स व्हाई प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना चाहती। तो उस हालत में किसको करना चाहिए? गवर्नमेंट को। और कैसे करना चाहिए? डायरेक्ट प्रोडक्शन इन द सेम ऑर्डर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दम पर भी सब कुछ नहीं हो सकता, तो प्राइवेट सेक्टर को तो एनकरेज करना पड़ेगा। पर वो भैया तो मुंह फुलाए बैठे कि हम काम नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? आप उन्हें एनकरेज करो, लालच दो। गवर्नमेंट कैसे लालच देती है? गवर्नमेंट एनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर को बाय सब्सिडीज एंड द टैक्स कंसेशन। भैया तू आ तो जा, तुझे देख इतने फायदे देंगे कि तू सोच नहीं सकता। तुझे सब्सिडीज मिलेगा, टैक्स कंसेशन मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, पर आप एक बार आ तो जाओ। तो गवर्नमेंट आपको एनकरेज कर रही है। इन द सेम ऑर्डर, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट मैंने लिखा कि सम ऑफ द टाइम जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बिजनेस कहां पर करना चाहता है? अर्बन एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से रूरल एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हर एरिया के अंदर बिजनेस यूनिट होने चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक और काम होता है कि उन एरियाज में जो भी बैकवर्ड एरियाज है वहां पर एंटरप्राइजेस को एनकरेज किया जाए ओपन करने के लिए। पर वो लोग ऐसा करें क्यों? तो अगेन गवर्नमेंट वही चाल चलती है कि लालच देकर हमें प्राइवेट सेक्टर को उन एरियाज में भेजना चाहिए जो बैकवर्ड एरियाज है, क्योंकि वहां के लोगों को यहां पर आने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं पर काम मिल जाएगा। तो लास्ट पॉइंट मैंने यहां पे लिखा, द गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑफर द टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या है कि अगर आप रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरियाज में अपना ऑफिस खोलेंगे तो 5 सालों तक, हाँ जी 5 सालों तक आपसे 1 रुपए का टैक्स नहीं लिया जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड द टैक्स हॉलीडे, जो गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है। किस लिए ऑफर करती है? जिससे बैकवर्ड एरियाज में भी ऑफिसेस खुले और जो डिस्पैरिटीज हैं वो डिस्पैरिटीज कम हो जाए। सो इट इज द एंड ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। सो मैं रिपीट करता हूं यहां पर गाइस, आपको रटना नहीं है, समझना है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, गुड्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सोशली बैड या तो सोशली यूजफुल। जो बैड है उसे डिस्करेज करो टैक्सेशन लगाकर, जो आपके लिए अच्छे गुड्स हैं उन्हें एनकरेज करो बाय सब्सिडीज। इन द सेम ऑर्डर पब्लिक गुड्स जो हर किसी को चाहिए, और हर किसी को चाहिए तो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकती है? दो तरीके, या तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करे गवर्नमेंट खुद उस चीज के अंदर, या तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करे। कैसे पॉसिबल है? टैक्स कंसेशन देकर और सब्सिडीज देकर। इन द सेम ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमें क्या करना है? जो रीजनल डिस्पैरिटीज हो चुकी हैं उन रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बैकवर्ड एरियाज में जाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। एंड इट इज ऑल अबाउट द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपने रिसोर्सेस को शिफ्ट किया फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो याद रखिएगा, जहां पर टैक्सेस लगा वहां से पैसा कमाकर दूसरे सेक्टर्स को आप सब्सिडीज दे देते हैं, एंड दैट इज द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। So let's start with the next objective, and that is the redistribution of income and wealth. तो यहां पर हमें ये बात करनी है कि इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं हर कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम है, दैट इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसमें हमने ये देखा कि कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि अभी भी इंडिया की 21.8% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर है जहां पर टॉप 1% लोगों के पास 58% वेल्थ है, तो यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक बहुत बड़ी चिंता की बात है।
और गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू यही कोशिश करती है कि कंट्री के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो पाए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर किसी को सेम नहीं मिलेगा, पर एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हर कोई अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, एंड दैट इज द मेन फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो मैंने यहां पर लिखा, इट इज अ प्रैक्टिस टू मेक द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो आप चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का और वेल्थ का, किसके बीच में? रिच और पुअर के बीच में। और ऐसा किस पर्पस से करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ सोशल जस्टिस। आप सोसाइटी में जस्टिस चाहते हैं तो इसीलिए आपको ये करना चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट करती है। अब कर क्या सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम्स आपके लिए बनाए, वन फॉर द रिच एंड द सेकेंड वन इज फॉर द पुअर। अब आप खुद सोचिए, आप गवर्नमेंट हैं तो आप कैसे मदद कर सकते हैं? तो रॉबिनहुड पांडे बनना। रॉबिनहुड पांडे का मतलब क्या है कि आपको रिच से पैसे लेकर पुअर की जेब में डालना है, पर रिच से आप पैसे लोगे कैसे? तो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली रिच से पैसा मांगती है थ्रू द टैक्सेस। तो मैंने सबसे पहले लिखा प्रोग्रेसिव टैक्सेस ऑन द इनकम एंड द वेल्थ ऑफ रिच। सबसे मेनली हमारे पास इनकम की बात आती है कि रिच की इनकम के ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगा दीजिए। तो आपके मन में सवाल आएगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब क्या होता है? हायर द इनकम हायर विल बी द टैक्स रेट। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स दोगे, जितना कम कमाओगे उतना कम टैक्स दोगे। तो आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की वजह से हैवी प्रेशर किसके ऊपर आता है? रिच के ऊपर, और कम प्रेशर किसके ऊपर आता है? पुअर के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो पहला तरीका अपना सकती है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस ऑन द इनकम ऑफ द रिच, जिसकी वजह से जितना ज्यादा वो कमाएंगे उतना ज्यादा उनसे टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट कर सकती है। इन द सेम ऑर्डर हेवी टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन ऑफ लग्जरी आइटम्स। बेटा तू लग्जरी आइटम्स खरीद, इतना ज्यादा टैक्स लगाऊंगा कि तू देते देते थक जाएगा। एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट। वो चाहती है कि रिच लोग लग्जरी आइटम्स खरीदें, क्योंकि जितना लग्जरी आइटम्स वो खरीदेंगे उतना ज्यादा टैक्सेस उनसे कलेक्ट किया जाएगा। जब आप रिच के ऊपर दोनों तरीके से अटैक करते हैं तो उसकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर क्या हो जाती है? रिड्यूस होने लग जाती है, क्योंकि इनकम पर भी ज्यादा टैक्स दिया बंदे ने और लग्जरी आइटम्स के कंजम्पशन पर भी ज्यादा टैक्स दे रहा है। यहां से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है पुअर के लिए। और पुअर के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो तीन चीजें। सबसे पहले आप उन्हें फूड आइटम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास दो वक्त खाने का भी जुगाड़ नहीं है। तो सबसे पहले आप सब्सिडाइज रेट पर फूड आइटम्स प्रोवाइड कीजिए। और किसके थ्रू किया जाता है? थ्रू द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे राशन शॉप्स बोला जाता है। तो गरीबों के लिए राशन की दुकानों पर सस्ते रेट पर आप फूड आइटम्स दे सकते हैं। और क्या करें जी? तो और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उन्हें फ्री सर्विसेज दे सकती है, जहां पर मैं आपके लिए कुछ चीजें फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं आपके लिए स्कूल एजुकेशन फ्री में दे सकता हूं, हेल्थ फैसिलिटीज आपको फ्री में दे सकता हूं, हाउसिंग फैसिलिटीज फ्री में दे सकता हूं। तो गवर्नमेंट आपको फूड्स के अलावा दूसरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिससे आपका फायदा हो जाए। आजकल एक और स्कीम चलती है गाइस, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जिसे हम डीबीटी थ्रू द आधार भी बोलते हैं। तो आधार के थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके अकाउंट में किया जाता है। अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं तो आपके अकाउंट में एक मिनिमम स्पेसिफाइड अमाउंट भेज दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका गवर्नमेंट फॉलो करती है। इन सब की वजह से क्या होगा? जो पुअर है उसकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, रिच से आपने पैसा मांगा, जो पैसा आया वो किसकी हेल्प में लगा दिया? पुअर। तो इसकी परचेसिंग पावर कम हुई, इसकी परचेसिंग पावर ज्यादा। तो दोनों के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अल्टीमेटली हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगा। आपको रटना नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। रिच के लिए कीजिए दो चीजें। सबसे पहले प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस लगाइए, दूसरा हायर टैक्सेस ऑन द लग्जरी आइटम। पुअर की मदद कैसे करनी है जी? तो पुअर की मदद के लिए पहले उन्हें फूड आइटम दीजिए सब्सिडाइज रेट पर। आप उन्हें फ्री सर्विसेज दे सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो जाएगा।
So let's start with the next objective, and that is the economic and the price stability. तो इकोनॉमिक एंड प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस, नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइस में या इकोनॉमिक के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो भी अप एंड डाउन आते हैं, उनसे रोकने का काम गवर्नमेंट को करना है। तो ये गवर्नमेंट कैसे करती है? थ्रू द फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं आरबीआई की जो पॉलिसी थी उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। इन द सेम ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसे फिस्कल पॉलिसी यानी कि फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। तो मैंने यहां पे लिखा, इट इज अ प्रैक्टिस बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस इन द जनरल प्राइस लेवल। आपका काम है कि जो भी हमारे प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसे रोकना है। और कैसे रोकोगे? थ्रू द फिस्कल पॉलिसी, जिसे आप फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास जो हथियार है, क्या क्या है गवर्नमेंट के पास? पहला तरीका है कि टैक्स के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। द सेकेंड वन, आप सब्सिडीज के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। द थर्ड वन, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू ऐसा किया जा सकता है। The aim of the government to save the economy from the different business and the trade cycle। हमेशा इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई बिजनेस साइकिल चल रहा होता है, और इन बिजनेस साइकिल को हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या तो इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, रिसेशन का मतलब डाउनफॉल, जो इस टाइम इंडिया की हालत है कोविड-19 की वजह से। अगर ये सिचुएशन काफी टाइम तक कंटिन्यू रहती है तो कंट्री के अंदर सिचुएशन आती है डिप्रेशन, जहां पर इकोनॉमी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। और जब आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं तो अल्टीमेटली आप खुद को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द रिकवरी। और जब आपकी इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो होती है, दैट इज कॉल्ड द बूम। सो देयर आर द 4 डिफरेंट बिजनेस साइकिल गाइस। वन इज द रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, एंड द लास्ट वन इज बूम। नाउ गवर्नमेंट ऐसा करेगी कैसे? तो मैंने यहां पर 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, या तो प्राइस इंक्रीज होगा या तो प्राइस डिक्रीज होगा। तो इस फ्लक्चुएशंस को आप कैसे रोक सकते हैं? मान लीजिए अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, जिसे आप इन्फ्लेशन बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इन्फ्लेशन का मेन रीजन क्या होता है कि डिमांड जब ज्यादा होता है सप्लाई से, तो जब डिमांड ऑफ गुड्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमी में क्या क्रिएट हो जाएगा? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मेन रीजन है डिमांड। अब गवर्नमेंट डिमांड को कैसे अफेक्ट कर सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा कि गवर्नमेंट सरप्लस बजट पॉलिसी फॉलो कर सकती है। सरप्लस का मतलब फायदेमंद बजट पॉलिसी। ये होता क्या है, पहले मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। देखिए, डिमांड अगर कम करना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या है? टैक्सेस को इंक्रीज कर दीजिए। अगर आप टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो लोगों के पास पैसा बचेगा कम, और वो डिमांड क्या कर पाएंगे? कम। इन द सेम ऑर्डर, अगर गुड्स के ऊपर आपने टैक्सेस बढ़ा दिया तो उसकी वजह से गुड्स को बाय करना एक्सपेंसिव हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा? कम। इन द सेम ऑर्डर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या कर सकती है? कम। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डिमांड। तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट को भी तो अपनी डिमांड को कम करनी चाहिए। तो जब भी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं गाइस, तो डिमांड को कम करना है। कैसे कम करें? पहले तो लोगों के थ्रू कम करवाइए, और वो कैसे कर सकते हैं? टैक्सेस को बढ़ाकर। दूसरा, गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, उसे अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करना चाहिए? कम। तो इसी पॉलिसी को बोला जाता है सरप्लस बजट पॉलिसी। फायदेमंद क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की रिसीविंग ज्यादा होगी, क्योंकि आपने टैक्सेस को बढ़ा दिया तो पैसा ज्यादा रिसीव करोगे, और पेमेंट आप कम करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दिया। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का दैट इज अ सिंपल वे। इन द सेम ऑर्डर, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है, प्राइस फॉल हो जाते हैं, तो क्या करें? रिवर्स कर दीजिए। सरप्लस की जगह डेफिसिट बजट पॉलिसी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो डिमांड कैसे करेंगे? आप टैक्सेस को कम कर दीजिए तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। और गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डिमांड। तो गवर्नमेंट जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी इज कॉल्ड द डेफिसिट बजट पॉलिसी, जहां पर रिसीट्स क्या होता है? लेस देन पेमेंट।
इन द शॉर्ट इस ऑब्जेक्टिव में आपने ये पढ़ा कि फ्लक्चुएशंस इन प्राइस को कैसे रोकना है। अगर प्राइस ज्यादा हो चुका है तो उसे कम करने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज कर दीजिए, अगर प्राइस कम हो चुका है तो उससे ज्यादा करने के लिए आप टैक्सेस को डिक्रीज कर दीजिए, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। So let's start with the next objective and that is the economic growth। तो economic growth क्या होता है guys? तो नाम से ही पता लग रहा है, जहां पर हम इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। एक इकोनॉमी अगर सक्सेसफुल होना चाहती है तो उसे हर साल अपने लेवल ऑफ इनकम को इंक्रीज करना चाहिए, एंड दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम ये देखेंगे कि थ्रू द बजट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने यहां पे लिखा इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी। सस्टेनेबल का मतलब हर बार इंक्रीज होना चाहिए क्या? रियल जीडीपी। आप जानते हैं रियल जीडीपी जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हर साल जब हमारी कंट्री का रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारी पर कैपिटा इनकम और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगी of an economy, that is the increase in the volume of goods and services produced। पर ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? नेशनल इनकम की थ्योरी में आपने पढ़ा था इंक्रीज इन प्रोडक्शन मीन्स द इंक्रीज इन इनकम। तो इकोनॉमी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करती है उसका लेवल ऑफ इनकम उतना ही इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा आपका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा आपकी पर कैपिटा इनकम उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज अ सिंपल थिंग गाइस। जितना करोगे प्रोडक्शन उतना होगा, इनकम जितनी होगी इनकम उतना होगा पर कैपिटा इनकम। दैट इज अ सिंपल थिंग। पर ये संभव कैसे होगा? थ्रू द बजट। तो हमने यहाँ पे लिखा कि गवर्नमेंट को 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देना चाहिए। किसको? प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। अगर आप चाहते हैं कि हायर इनकम हो तो उसके लिए हायर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको प्रोड्यूसर सेक्टर्स को क्या देना चाहिए? उन्हें इंकरेज करने के लिए आप टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए ऑन द हायर सेविंग्स एंड द हायर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम होगा उतनी ज्यादा सेविंग्स होंगी, और लोग जितना ज्यादा सेव करेंगे अगर वो उसे इन्वेस्ट कर दें तो हमारी कंट्री का लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना है? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज देनी चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। गवर्नमेंट को लोगों को एनकरेज करना चाहिए ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं? स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लोगों को देनी चाहिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। जैसे आप रोड्स बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे सकते हैं, कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी प्रोडक्शन को डायरेक्टली हेल्प करेगा, जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को डायरेक्टली हेल्प करेगा, आपको उसे एनकरेज करने पर फोकस करना चाहिए, एंड दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ समराइज करता हूं, आपने किया इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, जिसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड होता है। होगा कैसे? हायर प्रोडक्शन के लिए हमें खुद को एनकरेज करना होगा। हायर प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? 3 तरीके मैंने बताए। गवर्नमेंट एनकरेज कर सकती है थ्रू द टैक्स कंसेशन एंड द सब्सिडी। आप लोगों से कह सकते हैं कि ज्यादा सेव करो, ज्यादा इन्वेस्ट करो। और लास्ट वन, आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को एनकरेज करने में हेल्पफुल होंगे। चलिए, तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। लास्ट पार्ट है आपके पास, एंड दैट इज द 5th एंड 6th पॉइंट। तो 5th पॉइंट आपके पास आता है मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है पब्लिक कंपनीज। तो अब जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है उन्हें हम कैसे फायदे में ला सकते हैं, और गवर्नमेंट के इनकम का एक मेन सोर्स उसे कैसे बनाया जा सकता है, तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा था एम ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आप कुछ ऐसा कीजिए कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके। गवर्नमेंट यहां पर फोकस करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को टू क्रिएट अ नेचुरल मोनोपोली। वो कहती है कि आप नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करो। मोनोपोली का मतलब सिंगल पावर,
मार्केट को कुछ ऐसा बना दो कि वो वहां पर सिर्फ आपका ही राज रहे, कोई दूसरी कंपनी ना रह सके, एंड दैट इज द नेचुरल मोनोपोली। तो नेचुरल मोनोपोली किस पर्पज से किया जाता है? जिससे हम पब्लिक वेलफेयर कर सकें। जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडियन रेलवे इज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम रेलवे के थ्रू नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करते हैं तो दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि सारी रिसीविंग गवर्नमेंट सेक्टर के पास आती है, और दूसरा फायदा ये कि आप चीप रेट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंडियन रेलवे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन आपको देता है, तो ये हम बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिव नंबर 5। नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इज द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। आप कहेंगे रिडक्शन इन पॉवर्टी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का भी पार्ट है, बिल्कुल, लेकिन हम यहां पर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो गवर्नमेंट का एक पर्पस होता है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है। ध्यान से देखिएगा, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दीजिए, पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगा। पर यह संभव कैसे होगा? तो गवर्नमेंट को यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, और कैसे कर सकते हैं? थ्रू द डिफरेंट प्रोग्राम्स। जैसे आपने कौशल विकास योजना का नाम सुना होगा, आपने स्टार्टअप इंडिया, सेटअप इंडिया का नाम सुना होगा, मेक इन इंडिया और प्रमोशन ऑफ एफडीआई। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। इन द सेम ऑर्डर आप मनरेगा वाला स्कीम बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, जहां पर हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्शन होगा तो इंडियन लेबर्स को वर्क मिलेगा, तो ये एक तरीका हो सकता है। इन द सेम ऑर्डर गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहती है, जिससे आप अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। रोटी कपड़ा मकान ये आपकी बेसिक आस है, तो गवर्नमेंट का काम है कि इंडिया में हर किसी को ये फैसिलिटीज मिल सके, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो यहां पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जैसी भी वीडियो आपको लगे अच्छी या बुरी किस वजह से, तो वो आप बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।